जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर में। हम कक्षा 7 के जो पुस्तक है हमारा राजस्थान भाग 2 में आज चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, हमारे मोटे अनाज। इस अध्याय में हम जानेंगे राजस्थान जो है भारत में मोटे अनाज के लिए जाना जाता है। तो मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती है, मोटे अनाजों की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमारे जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, वो मोटे अनाज के लिए क्यों उपयुक्त है, और स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज जो क्या लाभदायक है, कौन कौन से इससे लाभ होते हैं, वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे, पढ़ेंगे। और सरकार भी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, उनको फसल बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। पहली बार आप वीडियो पर इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। डेली इस चैनल पर आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज उपलब्ध होती रहेगी, और पूरा आप पढ़ करके बाद में एक कमेंट भी आप बताना है, लिख करके मुझे बताना है इसमें जो क्वेश्चन वगैरह पूछो या क्लास कैसी लगी जो आप बताओगे। चलिए हम पढ़ेंगे हमारे मोटे अनाज। राजस्थान में जो मोटे अनाज है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये हमें पता है, और सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ भौगोलिक विविधता भी हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। अलग अलग जो पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु अधिक अलग है, पूर्वी क्षेत्र की जलवायु हमारे यहाँ अलग है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की जलवायु अलग है। यहाँ बात करें राजस्थान के, तो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है और मरुस्थलीय जलवायु है। वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय जलवायु यानी जो तापमान यहाँ अधिक रहता है, और यहाँ पे मिट्टी जो है बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम राजस्थान का मैप ले, और राजस्थान के मैप में हम समझे, इधर बना देता हूं मैं, ये हमारा रंगीला राजस्थान है। इस प्रकार का पतंगाकार हमारे राजस्थान के मानचित्र की आकृति है। तो इसका जो अरावली है, अरावली का जो पश्चिमी भाग देखे तो इधर वाले भाग में कम वर्षा होती है और तापमान इधर अधिक रहता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग औसत से अधिक वर्षा है। दक्षिणी पश्चिमी लिख दिया यहाँ पर, वैसे दक्षिणी और पूर्वी लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। दक्षिणी पूर्वी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, माउंट आबू को छोड़ करके। तो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है और पूर्वी भाग है, दक्षिण भी ले लीजिए इसमें, तो इस वाले भाग में औसत से अधिक वर्षा होती है। और इधर मिट्टी भी काली मिट्टी है, और मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी, कांपीय मिट्टी पाई जाती है। तो इधर औसत से अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विषम जलवायु होने पर भी यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत, अनुभव से ऐसे अनाज उगाते हैं जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कम बारिश होती है तो भी हमारे किसान ऐसी फसल का उत्पादन करते हैं, ऐसी फसलों को बोते हैं जो कम पानी की कम आवश्यकता होती है, कम वर्षा में भी अच्छी फसल हो जाती है, उसको हम यहाँ पर उगाते हैं। ऐसा हमारे किसानों की मेहनत और अनुभव का फायदा हमारे ले रहे हैं, जो कम पानी में अच्छी उपज हो जाते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत वे सभी उपज सम्मिलित है जिनका पौष्टिक मान अधिक होता है। अब मोटे अनाज ऐसा नहीं है कि जिसका दाना मोटा हो, सोयाबीन या मूंगफली की तरह मोटा हो, उसको हम मोटा अनाज बोलेंगे। नो, मोटा अनाज किसको बोलेंगे? मोटा अनाज उसी को कहा जाएगा जिसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। जिस अनाज में, जिस फसल में, जो फसलों के बीज है उसमें पौष्टिक तत्व
अधिक होते हैं उनको हम मोटे अनाज कहते हैं। मोटे अनाज जो है हमारे लिए समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होने के कारण इसको श्री अन्न भी कहा जाता है। श्री अन्न किसको कहा जाता है? तो मोटे अनाजों को श्री अन्न कहते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जो ग्रोथ है, शरीर की जो ग्रोथ होती है, उसके लिए भी ये मोटे अनाज आवश्यक है, इसलिए इसको श्री अन्न कहते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पहले जैसे दलिया टाइप का ऐसे खिलाते हैं जिससे जल्दी से जल्दी उनका शरीर का विकास हो। ऐसा नहीं है कि उनको बर्गर पिज्जा वगैरह है ना, ऐसा थोड़ी खिलाते हैं। मोटे अनाजों की बनी हुई सामग्री खिलाते हैं। तो मोटे अनाज हमारे शरीर के विकास के लिए और स्वास्थ्य दोनों के लिए ये प्रतीक है, अच्छा है, इसलिए इनको मोटे अनाजों को श्री अन्न भी कहा जाता है। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं तो हम बताएंगे सर। मोटे अनाज में बाजरा आता है, ज्वार आती है, रागी जिसको मंडुआ कहते हैं, कोदो, कांगनी, तावा, चेना और कुटकी आदि प्रमुख है। तो यहाँ से भी हमारे एक अच्छा सा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो आप बता देंगे। ये याद रखना आपको, बाजरा है, ज्वार है, रागी मंडुआ है, कोदो, कांगनी, तावा, चेना और कुटकी, ये मोटे अनाज में आते हैं। ये अनाज अन्य खाद्यान्नों की तुलना में, दूसरों की तुलना में पोषक तत्व से ये भरपूर होते हैं। इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और इनमें सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। तो हम इनकी विशेषता बता सकते हैं कि मोटे अनाजों की क्या विशेषता रहती है। तो मोटे अनाज उनको कहेंगे जिसमें अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषक तत्व अधिक रहते हैं और इनको सूखा सहन करने की क्षमता होती है। यदि बारिश कम भी होती है तो भी ये हो जाते हैं, ये अच्छे उत्पादन हो जाते हैं। चलो, कुछ समय के लिए यदि बारिश खंडर यानी बीच में थोड़े गैप भी हो जाती है तो भी ये अच्छे हो जाते हैं, इसलिए इनको हम मोटे अनाज या श्री अन्न में रख रहे हैं। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, एक पहल है श्री अन्न। श्री अन्न एक भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बजट 2022-23 में ये श्री अन्न कार्यक्रम की घोषणा की थी। बजट 2022-23 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसमें क्या रखा था? श्री अन्न कार्यक्रम। प्रश्न आ सकता है, श्री अन्न कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और श्री अन्न का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बताएंगे, मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाना है और इसकी खपत को भी बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज हम उत्पादन करेंगे और सबसे ज्यादा यूज भी हम मोटे अनाज का ही करेंगे। मोटे अनाजों को लोगों को ज्यादा खिलाएंगे और जिससे क्या होगा? स्वास्थ्य, शरीर का जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विकास भी अच्छा होगा। तो हम बताएंगे श्री अन्न कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाना है और उसकी खपत भी बढ़ानी है। इस कार्यक्रम श्री अन्न कार्यक्रम के अंतर्गत और भी उद्देश्य क्या रखे गए हैं? और उद्देश्य रखा गया है कि किसानों की आय में भी वृद्धि करनी। ज्यादा खपत करेंगे तो किसान ज्यादा से ज्यादा इसकी पैदावारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैदावारी करेंगे तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। और भारत के नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, जिससे स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूक रहेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो श्री अन्न कार्यक्रम भी काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने वाले एग्जामों में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। श्री अन्न कार्यक्रम केंद्र सरकार की पहल है एक, जिसका उद्देश्य है मोटे अनाज की पैदावारी बढ़ानी है और इसकी खपत भी बढ़ानी है। और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य ये रखा जा रहा है कि इसमें किसानों की आय भी वृद्धि हो जाएगी और पौष्टिक भोजन भी, नागरिकों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध होगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। ठीक है, कि ऐसे मोटे अनाज खाने से हमारे को कौन कौन से फायदे होते हैं।
और मोटे अनाज यूज नहीं करने से कौन कौन से हमारे को नुकसान है, वो सारी चीजें इससे माध्यम से श्री अन्न कार्यक्रम के अंतर्गत बताए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मोटे अनाज। राजस्थान का पहला जो मोटा अनाज की बात करें तो वो कौन सा रहेगा? बाजरा। तो बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला मोटा अनाज है। मोटे अनाज के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से मोटे अनाज का होता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली जो फसल है मोटे अनाजों में, तो हम कौन सा बताएंगे? बाजरा। बाजरा किस प्रकार का पौधा है, कौन सा पौधा है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में या अर्ध शुष्क क्षेत्र में उत्पादित होता है, यानी इसमें कम पानी और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जिले आप याद रखोगे, प्रश्न आता है बाजरा उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जिले हो जाएंगे अलवर जिला हो गया, भरतपुर जयपुर हो गया है, ऊपर वाली बेल्ट पूरी आ जाएगी, अलवर भरतपुर जयपुर, फिर नागौर हो गया है, आगे नागौर से आगे बढ़ेंगे झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, इधर जालोर बाड़मेर और जोधपुर। अलवर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, फिर आगे नागौर हो जाएगा, नागौर के आगे सीकर झुंझुनू भी हो जाएंगे, सीकर झुंझुनू, उसके अलावा जालोर बाड़मेर और जोधपुर। जिले में व्यापक रूप से ये बाजरा बोया जाता है और बाजरे की रोटी बनाई जाती है। बाजरे की रोटी खाई होगी आपने? यस सर, रोटी बनाते हैं, राब बनाते हैं। आजकल जो जोड़िया बनाते हैं, जोड़िया की जगह पर राब चल रहा है, खाया पिया होगा राब आपने। राब हो गया, लापसी बनाते हैं और खिचड़ी यहाँ के बड़े चाव से बना करके खाते हैं। आना कभी हमारे हवेली पर, आपको बाजरे की राब, बाजरे की लापसी और बाजरे की खिचड़ी बना करके खिलाएंगे। इसको बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। आप भी आओ खाओ, नहीं तो बाजरा ले आओ बाजार से और बना करके खाओ। इस बाजरे में प्रोटीन हो गया, भरपूर प्रोटीन रहता है और आयरन है, जिसमें लोह, जिनके शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, यदि आयरन की गोलियां उनको छोड़नी है या आने वाले समय में हमारे भी आयरन जैसी बीमारियां नहीं हो, तो उसके लिए आप आयरन के लिए आप बाजरा यूज कर सकते हैं। भरपूर प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा और फाइबर की मात्रा इनमें बाजरे में अधिक होती है। तो पहला हमने मोटा अनाज देखा है, कौन सा सर? बाजरा। दूसरा हम देखें ज्वार। दूसरा जो मोटा जो अनाज कौन सा हो जाएगा? ज्वार। ज्वार राजस्थान का दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है और ज्वार राजस्थान में कहाँ कहाँ बोई जाती है, तो क्षेत्र याद रखेंगे, अजमेर हो गया, अलवर, कोटा, एक तो अजमेर अलवर हो ही गया, फिर हाड़ौती क्षेत्र में चले जाओ, कोटा, झालावाड़, बारां और हमारा भीलवाड़ा भी ज्वार में शामिल है। आदि जिलों में अधिक बोया जाता है और ज्वार की जो है हम क्या करते हैं, रोटियां बनाते हैं। नहीं खाई होगी आप तो, खाना कभी, ज्वार की रोटी है, ठीक है। एक बार ज्वार की रोटी खा लोगे तो देख लोगे आपको इतना पौष्टिक तत्व मिल जाएगा कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती है ना, वो तो ऐसे ही भाग जाती है। तो रोटी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं ज्वार के आटे का। आपने जो चूरमा खाया होगा तो गेहूं का आटा का ही खाया होगा, कभी आप ज्वार के आटा का भी चूरमा बनाना। बाकी चलो बोली आप गेहूं की बना लेना, लेकिन चूरमा किसका बनाना? ज्वार के आटे का बनाना है। तो ज्वार ये मनुष्य के लिए भी खाने का अनाज मिल जाता है और पशुओं के लिए भी चारा यहाँ से हो जाता है ज्वार से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो फसल आएगी कौन सी है? रागी, मंडुआ। रागी के अंदर कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर कैल्शियम और आयरन, जिनकी कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप रागी मंडुआ को खाओ। यह दक्षिण राजस्थान के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ अधिक उगाई जाती है, ठीक है। ऐसे जंगलों में होती है, जंगलों में होती है, जिसको आप चारा टाइप का होता है, उसको ऐसे मसल करके
प्राप्त कर लेते हैं। तो रागी और मंडुआ, कैल्शियम और आयरन, और राजस्थान का दक्षिणी भाग हो गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इधर। कोदो और कांगनी, कोदो और कांगनी दो अलग अलग है। आपको ये चित्र दिख रहा है तो ये कांगनी है और ये कोदो है। ये दोनों ऐसे अनाज है जो कम वर्षा और कम उपज भूमि, जो अनुपजाऊ भूमि होती है उसके अंदर भी ये लग जाते हैं। कम वर्षा और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार हो जाती है ये। और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के में ये पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। अधिकतर वो कोदो और कांगनी की रोटियां बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम चेना। चेना भी एक मोटा अनाज है जो गर्म और सूखे इलाकों में अच्छी तरह से फलता फूलता है। यह है चेना। तो जो गर्म इलाका है उसमें भी ये अच्छा हो जाता है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती और अधिकतर सूखा रहता। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती और ज़्यादा सूखा रहता तो जैसे सूखता वैसे ज़्यादा ज़्यादा ये फैलता है। चेना की विशेषता है कि चेना में विटामिन बी, लोहा और फॉस्फोरस भरपूर होता है। विटामिन बी भी इससे प्राप्त हो जाता है चेना से। लोहा, आयरन भी इसमें मिल जाता है, फॉस्फोरस भी मिल जाता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है। जो लोग बाग ज़्यादा चाय वगैरह कॉफ़ी पीते हैं ना, कि हमारे चाय पीने से हमारे को ऊर्जा मिलती है, तो मैं उन भाइयों को कहता हूँ कि आप चाय को कम कर लीजिए, वो शरीर को नुकसान कर रहे हैं। आप एक टाइम आप चना को यूज कीजिए। चना का दलिया बना लो, खिचड़ी बना लो, या इसका घाट बनती वैसे चूड़ा बनता है, वो बना करके खाओ। आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी। और आपके यदि पाचन में भी, डाइजेस्ट भी ये सिस्टम खराब हो रहा हो तो आप ये खाओ, पाचन को भी ये अच्छा बना देता है चना। फिर बात करें कि सर ये होता कहाँ है, आप बता तो दिया है लेकिन लेने कहाँ जाएंगे। तो ये नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, इनमें चना खूब उत्पादन होता है। फिर बात करें सावा। सावा भी एक मोटा अनाज में आता है। सावा जो बहुत कम पानी में उग जाता है सावा, और हल्का और सुपाच्य होता है ये। और अधिकतर जो उपवास, भगवान के उपवास वगैरह, व्रत वगैरह रखते हैं ना, उस व्रत में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उपवास में आप खाओ इसको, उपवास नहीं टूटेगा आपका। और यदि सावा खा लिया उपवास में तो भगवान आपकी जल्दी सुनेंगे। जिसके लिए आप उपवास रख रहे हैं वो लक्ष्य भी आपको जल्दी प्राप्त होगा। भगवान सावा खाने वाले को पहले सुनते हैं, उनके लिस्ट में नाम पहले आ जाता है। तो आप भी इसका यूज करना। चलो, सावा की विशेषता देखें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम ये भरपूर मात्रा में होते हैं। पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करता है सावा। इसकी खीर बनती है, खिचड़ी बनती है, लड्डू बनते हैं और दलिया बनाते हैं। ये अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में भी सावा खूब होता है। अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं सर मोटे अनाज के महत्व। इससे पहले एक बार हम वापस देख लेते हैं मोटे अनाजों में हमने किस किस को देखा है। तो बाजरा देखा है, बाजरा के बाद में हमने ज्वार को देखा है, ज्वार के बाद रागी, मंडुआ, कोदो, कांगनी, और उसके बाद में चेना, और चेना के बाद में हमने देखा सावा। अब बात करते हैं मोटे अनाज का महत्व। मोटे अनाजों का क्या महत्व है। तो भैया मोटे अनाज से प्रोटीन, रेशा यानी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होते हैं इनमें, जिससे मधुमेह की जो बीमारी है, हृदय रोग से बचाव होता है। जिनको मधुमेह और हृदय रोग वगैरह होता है उनको तो ये खानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि पाचन तंत्र हमारा मजबूत भी होता है मोटे अनाज से। किसानों के लिए ये तो बताया, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कैसे उपयोगी जो बता दिया कि इसमें प्रोटीन मिलता है, रेशा फाइबर मिलता है, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी, और मधुमेह हृदय रोग से ये बचाव करते हैं। इनको पहले यदि खाते रहते हैं तो ये रोग होते नहीं, और जिनको हो गया है आज से चालू कर दो, ये रोग भग जाएंगे। पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है। किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। तो किसानों के लिए ये कम पानी में हो जाता। राजस्थान में वैसे कम बारिश होती है तो कम बारिश में ये अच्छा हो जाता है। कम लागत है, पैसे भी कम लगते हैं इनमें, बोने करने में
निराई और कटाई करने में बहुत कम पैसे में हो जाता है और कम खाद में भी अच्छी फसल हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के समय में टिकाऊ फसलें हैं ये। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो सर्दी के टाइम पर बारिश वगैरह हो गई, या उसको हम क्या कहते हैं सीढ़ी लगना, या गर्मी के अंदर झुलस जाते हैं, तो ऐसे में ये खराब नहीं होती, चल जाता है। और इन फसलों से पशुओं को चारा भी उपलब्ध हो जाता है। अनाज हमारे काम में ले लीजिए और फिर बाकी बचे हुए चारा को पशुओं के लिए काम में ले लीजिए। पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो ये फसलें भूमि को और उर्वरक बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। जहाँ ये फसलें बो दी जाती है उस खेत को, मिट्टी को खराब नहीं करते हैं बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और जल संरक्षण में भी ये मदद करती है। ठीक है, कम पानी में ज्यादा सिंचाई वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो जल संरक्षण में भी मदद करती है। कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, दवाई वगैरह ये भी नहीं है, ना तो इसमें कोई लट्टे लगती है, ना कोई दूसरा कोई इसमें रोग होता है। इस वजह से हम कीटनाशक वगैरह दवाइयों का भी यूज नहीं करते हैं। इससे हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, तो ये हमने स्वास्थ्य के लिए भी देखा है, किसानों के लाभ भी देखे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भी लाभ है। सरकारी पहल, सरकार क्या पहल कर रही है? मोटे अनाज को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए और अधिक से अधिक इसको खाने के लिए तो राजस्थान सरकार ने भी श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रयास किए हैं। राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। ठीक है, राज्य स्तर पर भी राजस्थान सरकार भी श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है। कृषि मेले होते हैं, उस मेलों में मोटे अनाजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा मिड डे मील, जो मिड डे मील दिन में जो स्कूलों में जो भोजन खिलाया जाता है बच्चों को, मिड डे मील योजना में आंगनबाड़ी की जो भोजन सूची है उसमें भी बाजरे की खिचड़ी वगैरह ये शामिल है। दूसरी फसलें वगैरह भी जहाँ उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ पर भी ये खिचड़ी वगैरह की पहल कर रही है। और जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं उसमें अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटे अनाज है, श्री अन्न है, इनको उत्पादन करो, बढ़ावा दो और अधिक से अधिक उसका यूज करो। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। कौन सा? 2023 को। राजस्थान सरकार भी श्री अन्न मिशन के माध्यम से, राजस्थान श्री अन्न तो जो है वो भारत सरकार का है और राजस्थान सरकार का हो जाएगा श्री अन्न मिशन। इसके माध्यम से अनाजों के, इन मोटे अनाजों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का प्रोत्साहन कर रही है कि मोटे अनाज उत्पादन करो, उसका प्रसंस्करण इकट्ठे करके वापस सब जगह पहुंचाना करना है। ठीक है, जिन किसानों ने ये उत्पादन कर रहे हैं यदि उनको बाजार वगैरह उपलब्ध नहीं हो रहा तो बाजार वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर और उदयपुर जिले के चयनित आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्री बार दी जा रही है। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में कौन कौन से, जयपुर और उदयपुर की कुछ आंगनबाड़ियों को चुना है जहां पर आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे जाते हैं, न्यूट्री बार दी जा रही है। न्यूट्री बार में क्या होता है? न्यूट्री बार में बायो फोर्टिफाइड बाजरा है, श्री अन्न है, जिस बाजरा के अंदर गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, वो बच्चों को दिलाया जा रहा है। अच्छा परिणाम रहा, यदि लोगों को अच्छा पसंद आया, लोग बाग ज्यादा उसको पसंद करेंगे तो फिर पूरे राजस्थान में ये लागू कर देंगे। तो आपके क्षेत्र में भी यदि आंगनबाड़ी में इस प्रकार का श्री अन्न कार्यक्रम के तहत आ जाए कि न्यूट्री बार वगैरह ये जो खिलाया जाए आंगनबाड़ी के बच्चों को, तो ऐसा मत कहना कि सरकार को तो वैसे बिक नहीं रहे हैं, ऐसी न जाने कौन सी चीज ला करके हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार भी चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सही तरीके से चले, अच्छा विकास हो,
सर्वांगीण उसका विकास हो, इसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक जो भरपूर जिसमें मिल रहा हो, तो न्यूट्रीबार बायो जो फोर्टिफाइड जो बाजरा है उसमें गुड़ और शहद मिला करके न्यूट्रीबार चलाया जा रहा है। तो वहाँ आपके आंगनबाड़ी में भी दे, तो उसको लोगों को जागरूक करना है कि ये अच्छी चीज है, खानी चाहिए। मोटे अनाज राजस्थान की पहचान है, राजस्थान की पहचान है मोटे अनाज, जो न केवल यहाँ के किसानों की आजीविका का साधन है, बल्कि ये राजस्थान की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान की परंपरा और संस्कृति है। कई सारे ऐसे त्योहार वगैरह आते हैं जिसमें हम इन्हीं अनाजों का ही उसमें चढ़ाते हैं भगवान के, और कभी कभी किसी त्योहार पर इन फसलों की भी पूजा भी करते हैं। तो हमारी संस्कृति और परंपरा भी जुड़ी हुई है। आज यहाँ स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण की जो बात हो रही है उसमें मोटे अनाज महत्व और बढ़ा रहे हैं। इस स्वास्थ्य को लेकर के आए दिन व्यक्ति बीमार रहते हैं, दिन में 5-5 टाइम वो टेबलेट ले रहे हैं और जो इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य जो हमारा बढ़िया करने के लिए इन मोटे अनाजों को यूज करो, और जो पाश्चात्य संस्कृति के जो भोजन हैं, ठीक है, उनको आप छोड़ो, इनका यूज करो, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ेगा हमारा। इसलिए हमें भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करके स्वस्थ राजस्थान और समृद्ध किसान का सपना साकार करना चाहिए। ये हमने देखे थे मोटे अनाज में, मोटे अनाजों का जो महत्व है वो भी देखा है। उसके अलावा हमने सरकार के कौन कौन सी पहल है, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, वो हमने देखा है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर, चलिए अब इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, कौन कौन से इंपोर्टेंट जो प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा मोटा अनाज बोया जाता है? गेहूं, बाजरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चना। क्या आंसर रहेगा आपका? हमारा आंसर रहेगा सर बाजरा। बाजरा सबसे अधिक हम बोते हैं। और मोटे अनाज में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? विटामिन सी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? फाइबर, आयरन। वर्ष 2023 को भारत सरकार ने मोटे अनाज के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो हम बताएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। मोटे अनाजों को क्या कहा जाता है? तो मोटे अनाज को सर श्री अन्न भी कहा जाता है। मोटे अनाज शरीर के लिए लाभदायक है, लाभदायक लिख सकते हैं, शरीर के लिए लाभदायक है, या हम यूं भी कह सकते हैं शरीर के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, लाभदायक है। चलो सुमेलित करना है। बाजरा, सावा, न्यूट्रीबार, ज्वार। बाजरा क्या है? उपवास के समय प्रयुक्त होता है। आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दूसरा मुख्य प्रमुख मोटा अनाज है, सर्वाधिक उत्पादन। तो बाजरा को तो हम इसमें मिला देते हैं, सर्वाधिक उत्पादन है। सावा ये हम उपवास के समय उपयुक्त करते हैं। न्यूट्रीबार क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। और ज्वार हो जाएगा दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है। मोटे अनाज की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, सही या गलत का चयन करना। मोटे अनाज के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। रागी में आयरन की मात्रा कम होती है, 9। दोनों गलत है। रागी में आयरन व कैल्शियम भरपूर होता है। कैल्शियम भरपूर होता है, आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है। मोटे अनाज किसे कहते हैं? मोटे अनाज जिसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं उसे सर मोटे अनाज कहते हैं। राजस्थान के 5 मोटे अनाजों का नाम बताना, बता दोगे? बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोंदो, कांगनी और इसके अलावा चना। ठीक है। प्रमुख बाजरा उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हम बता देंगे सर, अलवर है, भरतपुर है, अलवर है, भरतपुर, जयपुर, और जयपुर इधर पर नागौर आ जाएगा, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जालोर, जोधपुर,
बाड़मेर, ये हो जाएगा। रागी की प्रमुख विशेषता बताओ। रागी में सर कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोया जाता है एंड उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में यहाँ पर खेती की जाती है रागी की। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। मोटे अनाज में कैल्शियम, आयरन और जो विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह मधुमेह रोग हो गया, इसके अलावा दूसरा रोग हृदय रोग वगैरह, इनका ये बचाव करते हैं और इससे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। रचनात्मक प्रश्न देके बताना तुम। आपके क्षेत्र या जिले में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की जानकारी एकत्रित कीजिए। आपके क्षेत्र में कौन कौन से हैं। ज्वार बोते हैं, रागी, कोंदो, कांगनी, सांवा वगैरह जो बताओ। अपने परिवारजनों से पूछे कि मोटे अनाज का भोजन से किस प्रकार उपयोग किया जाता है। राब बनाओ, खिचड़ी बनाओ, रोटियां बनाओ। ओके, तो ये हमने देखा था राजस्थान के मोटे अनाज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।